फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजॉन जैसी मार्केट प्लेसेस आज बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुकी हैं। अगर एक सेलर को अपनी इन मार्केट प्लेसेस में छाप जमानी है तो कुछ केयरफुली चोजन स्ट्रैटेजीज को अपनाना पड़ता है। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, एक सेलर को अपने मार्केट प्लेस अकाउंट की रेपुटेशन को लेकर के बहुत पैरानॉइड होना चाहिए। अकाउंट रेपुटेशन बहुत जरूरी है। कुछ चीजें हैं जिन पे अकाउंट रेपुटेशन डिपेंड करती है। पहली बात, आपकी शिपिंग स्पीड कितनी है, क्या आप सेम डे पे प्रोडक्ट्स को शिप कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके रिटर्न्स, कैंसलेशंस कितने हैं। तीसरी बात, आपके पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक्स कितने हैं। इनफैक्ट कुछ मार्केट प्लेसेस तो ऐसी भी हैं कि अगर आप कस्टमर का सवाल 24 घंटे में नहीं आंसर कर पाते तब भी वो आपको पीनलाइज करते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर लेकिन पॉजिटिव फीडबैक्स और नेगेटिव फीडबैक्स का होता है। कई बार ऐसा होता है कि गलतियां हो जाती हैं मार्केट प्लेस सेलिंग में। किसी एक कस्टमर को गलत प्रोडक्ट चला गया या ट्रांजिट में प्रोडक्ट टूट गया, डैमेज हो गया, तो कस्टमर नेगेटिव फीडबैक दे देता है। सबसे पहली बात, एक नेगेटिव फीडबैक को बहुत सीरियसली लेना है। कस्टमर से बात करनी है, कोशिश ये करनी है कि वो नेगेटिव फीडबैक हटा दिया जाए। लेकिन अगर ऐसा ना हो पाए तो दूसरा इलाज ये है कि पॉजिटिव फीडबैक से उनको नेगेटिव फीडबैक को ओवरशैडो किया जाए। आप अपने जो कस्टमर हैं जिनको आपका प्रोडक्ट सही टाइम पे पहुंच गया है, जिनको प्रोडक्ट पसंद भी आया, आप उनको कॉल करके बोलिए कि आप हमें प्लीज पॉजिटिव फीडबैक दीजिए। अकाउंट रेपुटेशन एक स्पाइरल की तरह होता है। अगर आपका अकाउंट नेगेटिव स्पाइरल पे, डाउनवर्ड स्पाइरल पे आ गया तो उसमें से रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका अकाउंट रेपुटेशन डाउन होने लगता है वैसे वैसे आपकी सेल्स भी डाउन होने लगती है। तो इस वजह से उस नेगेटिव स्पाइरल से निकलने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अकाउंट रेपुटेशन बहुत जरूरी है। दूसरी बात, एक सेलर को अपना कंपटीशन ध्यान से स्टडी करना चाहिए। अब मैं आपको इसमें एग्जांपल देता हूं कि अगर आप टी शर्ट्स बेचते हैं, समझिए प्रिंटेड टी शर्ट्स बेचते हैं, तो आप सोचिए कि एक कस्टमर इस प्रोडक्ट को कैसे सर्च करेगा। प्रिंटेड टी शर्ट्स, ग्राफिक टी शर्ट्स, इस तरह के सर्च टर्म होंगे। तो आप मार्केट प्लेस पे जाइए, आप फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे जाइए और सर्च कीजिए, खुद सर्च कीजिए और देखिए कि आपके प्रोडक्ट्स कहाँ आ रहे हैं। आप अगर उस फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट 2-3 पेजेस पे नहीं आ रहे हैं तो आप स्टडी कीजिए कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या आपका प्राइस पॉइंट सही है। हमारे एक क्लाइंट के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। और अब देखिए, हर एक मैन्युफैक्चरर को लगता है कि उसका प्रोडक्ट बेस्ट है, लेकिन जब उन्होंने सर्च करना शुरू किया, लॉन्जरे, स्लीपवेयर, इस तरह के कीवर्ड सर्च करने शुरू किए, तो हमारे क्लाइंट का प्रोडक्ट था 1100 से 1500 की रेंज में, लेकिन मार्केट प्लेस में जो सर्च में आ रहे थे सारे प्रोडक्ट्स 600 और 1000 रुपए की रेंज में थे। तो ये एक सिंपल सी बात थी कि या तो आप ज्यादा बेच लीजिए और प्राइस कम रखिए, या फिर आप कम बेचिए और प्राइस ज्यादा रखिए। तो इस क्लाइंट ने एक टाइम पे डिसीजन लिया कि नहीं, हमको प्राइस ड्रॉप करना चाहिए और अपने वो प्रोडक्ट्स 600 से 1000 रुपए की रेंज में लेकर के आए। और उसके बाद जैसा आपकी देख रहे हैं यहाँ पे, उनकी सेल्स जो है 400% से जंप करी। तीसरी स्ट्रैटेजी जो आप अपना सकते हैं उसको हम बोलते हैं लॉस लीडर प्रोडक्ट। अब आप मार्केट प्लेस पे एक प्रोडक्ट तो बेचते नहीं है, 100, 150, 500, 1000 प्रोडक्ट बेचते हैं। उसमें से आप कुछ प्रोडक्ट ऐसे चूज करिए जिनका पर्पस ये नहीं है कि वो आपके प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करें। उनका पर्पस ये है कि वो आपके ब्रांड को या आपकी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचाएं। उन प्रोडक्ट्स पे आप फायदा नहीं कमाएंगे, लेकिन वो आपको सेल्स वॉल्यूम देंगे। मैंने थोड़ी देर पहले अकाउंट रेपुटेशन की बात करी थी, पॉजिटिव फीडबैक से नेगेटिव फीडबैक को ओवरशैडो करने की बात करी थी। लॉस लीडर प्रोडक्ट उसमें बहुत काम आता है। आप चाहे उस पर 5 रुपए कमाएं, लेकिन आपके अगर ऑर्डर दिन के 50-100 आ रहे हैं तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उन 50-100 कस्टमर्स को फोन करके बोल सकते हैं कि सर हमें पॉजिटिव फीडबैक दीजिए, ताकि आपका नेगेटिव फीडबैक ओवरशैडो हो जाए और आपका अकाउंट रेटिंग जो है बना रहे। चौथा पॉइंट जो मैं कहूंगा वो है कि ई कॉमर्स लव्स डिस्काउंट्स। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो डिस्काउंटिंग और प्राइसिंग आपके कंट्रोल में है। अगर आप किसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स रीसेल कर रहे हैं तो आप एमआरपी से आपके हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, स्पेशली फैशन जैसी कैटेगरीज में, तो आपके पास थोड़ा प्ले होता है एमआरपी में और किस प्राइस पे आपको बेचना है। एमआरपी हो गया कि इससे ज्यादा हम बेचेंगे नहीं, बट सेलिंग प्राइस जो आपका करंट प्राइस चल रहा है मार्केट में।
तो बेसिकली मार्केट प्लेसेस को अगर आप दिखाएंगे कि आप 30% डिस्काउंट दे रहे हैं, 40%, 50%, तो एमआरपी पे उतना डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे और जब उनके डील्स वगैरह निकलते हैं तब आपके प्रोडक्ट्स प्रमोट होंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपको अपनी पूरी कैटलॉग डिस्काउंट पे रखनी है, उससे आपका ब्रांड जो है, आपके ब्रांड की इमेज खराब होती है, लोग सोचेंगे आपका ब्रांड जो है वो तो डिस्काउंटेड ब्रांड ही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे एक फैशन रीसेलर हैं, वो क्या करते हैं कि उनकी 500,000 की कैटलॉग रहती है। जब कोई भी डिजाइन एक नया आता है तब उसका वो एमआरपी रखते हैं 1300, 1400, 1500 इस हिसाब से, लेकिन उसको 20% के डिस्काउंट पे ऑलमोस्ट 1000 रुपए पे वो 1000 या 1100, 1200 रुपए पे वो बेचते हैं शुरू में। जैसे जैसे वो प्रोडक्ट थोड़ा पुराना होता चला जाता है, एक महीना थोड़ा उसका सीजन निकल गया, थोड़ा कैचअप हो गया मार्केट में, तो फिर वो कोई डील चलाते हैं किसी मार्केट प्लेस के साथ और उसमें उसको डिस्काउंट कर देते हैं, 30-40% डिस्काउंट दे देते हैं। कोई वीकेंड सेल आ गई या कुछ आ गया, ऐसा आ गया, तो वो 30-40% पे थोड़ा और निकल जाता है। थोड़े समय बाद जब वो थोड़ा प्रोडक्ट पुराना हो जाता है, एक सीजन पुराना हो जाता है, तब कोई बड़ी सेल आती है तो उसको वो 50% पे भी बेचते हैं। डे 1 पे इस ब्रांड को पता होता है कि 50% भी एमआरपी में डिस्काउंट करूंगा तो मुझे फायदा ही होगा। शुरू में उससे ज्यादा पैसे कमाते हैं और धीरे धीरे उसको डिस्काउंटिंग स्ट्रैटेजी पे लाके 50-60% डिस्काउंट पे भी बेच देते हैं। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, प्राइसिंग, एमआरपी आपके कंट्रोल में है, तो इसको प्लान कीजिए अच्छे से। आप ऐसा इमेजिन करिए कि 3-4-5 महीने बाद भी ऐसा एक पॉइंट आएगा कि अगर आप 50% पे के डिस्काउंट पे, एमआरपी 50% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मार्केट प्लेस के 30-35% खर्चे काटने के बाद आपको जो रेमिटेंस आएगी उसमें आपको प्रॉफिट होगा। इस हिसाब से आप अपनी एमआरपी प्लान करिए।